जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन स्टडी यूके में। ऑनलाइन स्टडी यूके में हम आज बात करने वाले हैं 12वें लेक्चर की। ठीक है, उत्तराखंड बंदरोगा के, ठीक है, साइंस की एमसीक्यू क्यूज की। ठीक है, बने रहिए ऑनलाइन स्टडी यूके के साथ। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दें और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लें ऑनलाइन स्टडी यूके। ठीक है, उसमें नोट्स आपको मिल जाएंगे। ठीक है, तो आइए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 की बात करें। क्वेश्चन नंबर 1 है, मानव नेत्र में कौन सा लेंस दर्पण होता है, या मानव लेंस में कौन सा लेंस ऑब्लिक दर्पण होता है। ठीक है, अवतल लेंस, कॉनकेव लेंस, ठीक है, उत्तल लेंस, उत्तल दर्पण, कॉन्वेक्स मिरर, ठीक है, उत्तल लेंस, कॉन्वेक्स लेंस, और अवतल दर्पण, कॉनकेव मिरर। ठीक है, तो इनमें से कौन सा जो मानव नेत्र में कौन सा लेंस या दर्पण होता है। ठीक है, तो कौन सा होता है, ये होता है उत्तल लेंस होता है। ठीक है, उत्तल लेंस होता है मानव नेत्र में। कौन सा, उत्तल लेंस। ठीक है, उत्तल लेंस होता है। उत्तल लेंस की बात करें, ठीक है, जो मानव नेत्र की जो सामान्य दृष्टि के लिए जो दूरी होती है, बिंदु दूरी, वो होती है 25 सेंटीमीटर होती है। ठीक है, किसी वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ पे बनता है, दृष्टिपटल पे, यानी कि रेटिना पे बनता है। कहाँ पे बनता है, किसी भी वस्तु का किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ पे बनता है, रेटिना पे बनता है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट हो गया क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 की बात करें तो थैलीसीमिया रोग का लक्षण कौन सा नहीं है। ठीक है, कौन सा नहीं है, तो थैलीसीमिया रोग का लक्षण कौन सा नहीं है, दिल की धड़कन का सही से न चलना, पैरों में ऐंठन होना, वजन न बढ़ना, और सूखता चेहरा, नन ऑफ दीज। ठीक है, तो थैलीसीमिया रोग का जो रोग होता है उसके लक्षण कौन सा इनमें से नहीं है। ठीक है, तो दिल की धड़कन का सही से न चलना, पैरों की में ऐंठन होना, वजन न बढ़ना, और सूखता चेहरा, नन ऑफ दीज। ठीक है, तो कौन सा है आपका, वजन न बढ़ना और सूखता चेहरा। ठीक है, ये थैलीसीमिया रोग का लक्षण नहीं है। बाकी कौन से लक्षण हैं, दिल की धड़कन का सही से न चलना, पैरों पे ऐंठन होना। ठीक है, तो ये थैलीसीमिया रोग के लक्षण हैं। ठीक है, ठीक है, और थैलीसीमिया रोग का लक्षण नहीं है ये वजन न बढ़ना और सूखता चेहरा। ठीक है, थैलीसीमिया की बात करें तो यह एक क्या है, आनुवांशिक रक्त रोग है। ठीक है, आनुवांशिक रक्त रोग है, जेनेटिक ब्लड रोग है, ब्लड डिसीज है। ठीक है, थैलीसीमिया इस रोग के कारण रक्त यानी कि हीमोग्लोबिन निर्माण में गड़बड़ी होने के कारण रोगी व्यक्ति बार बार क्या करता है, रोगी व्यक्ति को बार बार क्या रक्त चढ़ाना पड़ता है, क्योंकि उसका रक्त कुछ संक्रमित रहता है, कुछ दिक्कतें रहती हैं उसमें, तो उसके कारण रक्त उसे बार बार चढ़ाना पड़ता है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट हो गया क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें तो वृद्ध अवस्था में मनुष्य की हड्डियां क्यों कमज़ोर हो जाती हैं। वृद्ध अवस्था में जब आदमी बूढ़ा हो जाता है तो मनुष्य की हड्डियां क्यों कमज़ोर हो जाती हैं, लोहे की कमी से, कैल्शियम की कमी से, फास्फोरस व सल्फर की कमी से, आयोडीन की कमी से। ठीक है, तो जो वृद्ध अवस्था में बूढ़े आदमी में मनुष्य की हड्डियां, बूढ़ा जब हो जाता है तो मनुष्य की हड्डियां क्यों कमज़ोर हो जाती हैं, तो क्यों कमज़ोर हो जाती हैं, ये होती हैं कैल्शियम की कमी के कारण। कैल्शियम की कमी के कारण मनुष्य जो बूढ़ा हो जाता है तो तब उसकी हड्डियां क्या होती हैं, कमज़ोर हो जाती हैं। ठीक है, कैल्शियम के कारण, कैल्शियम की कमी के कारण। अगर हम क्या करें, केला अगर खाएं, केले की बात करें तो केला खाने पर क्या होगा, बॉडी को पर्याप्त मात्रा में कैल्शियम मिलता है। दही लेने पर हम क्या करते हैं, कैल्शियम की कमी को दूर किया जा सकता है। दूध में भी कैल्शियम भरपूर मात्रा में होता है, और सोयाबीन, बीन्स, ओट्स, पनीर वगैरह में भी कैल्शियम होता है। ठीक है, कैल्शियम इनसे हम थोड़ा इनकी पूर्ति कर सकते हैं, कैल्शियम की कमी को। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट हो गया क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा, मनुष्य के रुधिर वर्ग किस पर निर्भर करता है। मनुष्य का जो रुधिर वर्ग होता है, ब्लड ग्रुप, तो ब्लड ग्रुप किस पर निर्भर करता है मनुष्य का जो ब्लड ग्रुप है, व्यक्ति में उपस्थित जीन्स पर, लाल रुधिर अणुओं की
आकृति पर और हीमोग्लोबिन की उपस्थिति पर, लाल व सख्त जो श्वेत रुधिरनाऊ होती हैं, ब्लड सेल्स होती हैं, की संख्या पर। ठीक है, तो कौन सा आंसर सही है? मनुष्य के रुधिर वर्ग किस पर निर्भर करता है? मनुष्य का जो रुधिर वर्ग होता है किस पर निर्भर करता है? व्यक्ति में उपस्थित जीन्स पर निर्भर करता है। व्यक्ति में उपस्थित जीन्स पर निर्भर करता है। जीन आनुवंशिकता की मूलभूत शारीरिक इकाई होती है। ठीक है, जीन आनुवंशिकता की मूलभूत शारीरिक इकाई होती है, यानी कि इसी में हमारी आनुवंशिकता की विशेषताओं की जानकारी होती है। जैसे हमारे बालों का रंग, आँखों का रंग आदि किसके कारण होता है? ये जीन्स के कारण होता है। ठीक है, जीन्स के कारण होता है। इसके बाद नेक्स्ट हो गया क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 5 है द्विनाम पद्धति। ठीक है, द्विनाम पद्धति जो थी, द्विनाम पद्धति यानी कि बाइनोमल नोमेनक्लेचर के प्रतिपादक कौन हैं? ठीक है, द्विनाम पद्धति के प्रतिपादक कौन हैं? तो द्विनाम पद्धति किसने दी थी? इचेन्सन, लीनियस, अरस्तु, थियोफ्रस्टस। ठीक है, थियोफ्रस्टस और अरस्तु, लीनियस और इंचिन्सन। ठीक है, तो द्विनाम पद्धति जो बाइनोमल नोमेनक्लेचर दिया था, तो वो किसने दिया था? वो दिया था लीनियस ने। किसने दिया था? लीनियस ने दिया था। ठीक है, लीनियस ने दिया था द्विनाम पद्धति। ठीक है, और द्विनाम पद्धति की बात करें तो द्विनाम पद्धति बाइनोमल नोमेनक्लेचर जंतु एवं वनस्पति के नामकरण की पद्धति है। इसके अनुसार दिए गए नाम के, ठीक है, दिए गए नाम के क्या होते हैं? 2 अंग होते हैं, 2 पार्टों में होता है जो दिया हुआ नाम होता है, जो क्रमशः क्या होता है? जीव का जो वंश होता है, एक तो पहला वाला जीनस होता है और दूसरा क्या होता है? उसकी जाति यानी कि स्पीसीज होता है। ठीक है, और जैसे एलियम सेपा जो होता है प्याज का नाम जो होता है एलियम सेपा, तो उसका क्या है? कैसे नाम उसका द्विनाम पद्धति में नाम होगा? उसका एलियम जो वंश के एलियम जो होता है उसको वंश और जो सेपा होता है उसकी जाति, स्पेसीज की जाति होती है। ठीक है, तो ये द्विनाम पद्धति का है। ठीक है, द्विनाम पद्धति के जन्मदाता कौन थे? लीनियस थे। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट हो गया क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करें तो किसके आंशिक निर्जलीकरण से प्लास्टर ऑफ पेरिस बनाया जाता है? ठीक है, POP भी बोल देते हैं, प्लास्टर ऑफ पेरिस बनाया जाता है किसके आंशिक निर्जलीकरण से? तो जिप्सम लवण से, हरित कौचर से, एप्सम लवण से, नीलाथ होता। ठीक है, तो किससे बनता है POP प्लास्टर ऑफ पेरिस का? जो किसके आंशिक निर्जलीकरण से प्लास्टर ऑफ पेरिस बनाया जाता है? आंशिक निर्जलीकरण से किसका? ये जिप्सम लवण का होता है। ठीक है, आंशिक इसके जिप्सम लवण के आंशिक निर्जलीकरण करके क्या होगा? POP बनाया जाता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस। अब प्लास्टर ऑफ पेरिस की बात करें तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का जो रासायनिक सूत्र है वो है Ca। ठीक है, CaSO4 डॉट ½ 2H2O। ठीक है, ½ 2H2O ये POP का क्या है? फॉर्मूला है। ठीक है, CaSO4 डॉट ½ H2O हो गया। ठीक है, जो क्या है? अर्धजलीय कैल्शियम सल्फेट है। क्या है? अर्धजलीय कैल्शियम सल्फेट है। इसके बाद बात करें पहले प्लास्टर ऑफ पेरिस के उपयोग के बारे में, तो इसके उपयोग क्या हैं? यह मूर्तियों, खिलौनों, शल्य उपकरणों के लिए सांचे बनाने में प्रयुक्त होता है और इसका उपयोग ब्लैक बोर्ड पर लिखने की चौक बनाने में उपयोग होता है POP का, और यह दंत उद्योग में भी प्रयोग होता है। यह सतह को चिकनी के लिए, स्मूथ बनाने के लिए तथा दीवारों व छतों पर अलंकृत करने के लिए, यानी कि अच्छा लगे करके उसे चित्रण करने के लिए प्रयुक्त होता है। ठीक है, जिप्सम लवण का। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट हो गया क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 की बात करें तो लोहे पर जंग लगना किसका उदाहरण है? ठीक है, तो लोहे पर जंग लगना किसका उदाहरण है? ऑक्सीकरण, जस्तीकरण, बहुलीकरण, अभिप्रेरण। ठीक है, तो लोहे पर जंग लगना किसका उदाहरण है? तो किसका है? ये है ऑक्सीडेशन का, यानी कि ऑक्सीकरण का उदाहरण है लोहे पर जंग लगना। ठीक है, ऑक्सीडेशन यानी कि ऑक्सीकरण का उदाहरण है लोहे पर जंग लगना।
बात करें ऑक्सीकरण की, ऑक्सीकरण वह रासायनिक प्रक्रिया है जिसके फलस्वरूप किसी तत्व या यौगिक में विद्युत ऋणात्मक परमाणुओं का अनुपात बढ़ जाता है। कौन से विद्युत ऋणात्मक, जो विद्युत ऋणात्मक जो तत्व या यौगिक होते हैं उनका अनुपात क्या होता है, बढ़ जाता है। ठीक है, विद्युत ऋणात्मक तत्वों का, और अथवा किसी यौगिक में विद्युत धनात्मक परमाणुओं के अनुपात में कम हो जाता है। ठीक है, अगर अनुपात हम कह दें कि यौगिक में विद्युत धनात्मक, जो विद्युत धनात्मक हैं, ठीक है, विद्युत धनात्मक तत्व हैं वो कम हो जाते हैं। ठीक है, उनकी धनात्मकता परमाणुओं का अनुपात कम हो जाता है, तो ये ऑक्सीडेशन होगा। या हम कह दें कि ऋणात्मक विद्युत यौगिक में क्या होगा, ऋणात्मक विद्युत परमाणुओं का अनुपात बढ़ जाता है, तो क्या कह देंगे, ऑक्सीडेशन कहलाएगा। ठीक है, तो ऑक्सीडेशन में जैसे H2O, ठीक है, 2H2 प्लस O2, तो 2H2O, ठीक है, यहाँ पे बढ़ जाएगा। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट हो गया क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 की बात करें तो शैवालों की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है। तो शैवालों की बात करें तो शैवालों की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है, क्यूटिन की, काइटिन की, सेल्यूलोज की, नन ऑफ दीज। ठीक है, तो किसकी बनी होती है, ये बनी होती है, शैवालों की जो कोशिका भित्ति होती है वो सेल्यूलोज से बनी होती है। ठीक है, किसकी बनी होती है, सेल्यूलोज से बनी होती है, ये सेल्यूलोज। ठीक है, तो सेल्यूलोज की बात करें तो सेल्यूलोज से बनी होती है शैवालों की कोशिका भित्ति। तो सेल्यूलोज की बात करें, सेल्यूलोज एक कार्बनिक यौगिक है। ठीक है, तो सेल्यूलोज कैसा यौगिक है, एक कार्बनिक यौगिक है जिसका रासायनिक सूत्र क्या है, सेल्यूलोज का रासायनिक सूत्र C6H10 हो गया। ठीक है, H10 हो गया, O5 इसकी होल N हो गया। ठीक है, तो C6H10O5 होल N हो गया। तो यह क्या होता है, एक बहुशर्करा है। ठीक है, सेलुलोज क्या है, एक बहुशर्करा है जिसमें, ठीक है, जिसमें एक ही प्रकार का अणु लगातार जुड़ने से एक हजारों अणुओं वाला पॉलीमर बन जाता है। ठीक है, एक ही प्रकार का क्या होता है, अणु जुड़ के एक हजारों परमाणुओं वाला, जो हजारों अणुओं वाला क्या होता है, एक पॉलीमर को बना देता है। यही क्या है, एक सेलुलोज है। बहुत सारे हरे पौधे कोशिका भित्तियों में सेलुलोज की बनी होती हैं। ठीक है, हरे पौधे की जो कोशिका भित्तियां होती हैं वो क्या है की बनी होती हैं, सेलुलोज की बनी होती हैं। बात करें कपास की, तो कपास के रेशे का 90% हिस्सा क्या होता है, सेलुलोज का होता है। कितना, 90% हिस्सा सेलुलोज का होता है कपास के रेशों में। इसके बाद नेक्स्ट हो गया क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है, और जो ऑसिलोस्कोप द्वारा किससे उत्पन्न तरंगों को देखने में मदद मिलती है। ठीक है, जो ऑसिलोस्कोप होता है, ऑसिलोस्कोप, उसके द्वारा किसके द्वारा उत्पन्न तरंगों को देखने में मदद मिलती है, एक्सरे, ध्वनि तरंगें, गामा किरणें और नन ऑफ दीज। तो कौन सी तरंगें हम देख सकते हैं इनमें से, ऑसिलोस्कोप के द्वारा। ठीक है, तो कौन सी तरंगें देख सकते हैं हम, जो ध्वनि तरंगें निकलती हैं, ध्वनि तरंगें, ठीक है, ध्वनि तरंगें निकलती हैं उसको हम ऑसिलोस्कोप के द्वारा देख सकते हैं। ठीक है, ऑसिलोस्कोप के द्वारा इसकी तरंगों को, ध्वनि तरंगों को हम देख सकते हैं। ऑसिलोस्कोप की बात करें तो यह वह उपकरण है जो ध्वनि द्वारा उत्पन्न तरंगों को देखने की अनुमति देता है या देखता है। ठीक है, तो ग्राफिकल रूप में अलग अलग सिग्नल वोल्टेज को प्रदर्शित करता है। क्या करता है, ग्राफिकल रूप में, ग्राफ के रूप में क्या करता है, अलग अलग सिग्नल वोल्टेज को प्रदर्शित करता है ऑसिलोस्कोप। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट हो गया क्वेश्चन नंबर 10 की बात करें। क्वेश्चन नंबर 10 है, आदर्श गैस, आदर्श गैस की ऊर्जा जो किस पर निर्भर करती है, आदर्श गैस की ऊर्जा किस पर निर्भर करती है, मोलों की संख्या पर, तापमान पर, आयतन पर, दाब पर। ठीक है, तो आदर्श गैस की ऊर्जा जो होती है, एनर्जी होती है आदर्श गैस की, तो वो किस पर निर्भर करती है, ये करती है मोलों की संख्या पर, मोल की संख्या पर। ठीक है, मोल की संख्या पर निर्भर करती है। ठीक है, आदर्श गैस की मोल की संख्या पर निर्भर करती है आदर्श गैस की ऊर्जा। इसके बाद नेक्स्ट हो गया क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 है, फूलों की कलियों से प्राप्त होने वाला मसाला कौन सा है। फूलों की कलियों से प्राप्त होने वाला मसाला कौन सा है, जीरा, लौंग, इलायची, काली मिर्च। ठीक है, तो फूलों की कलियों से प्राप्त होने वाला कौन सा है, जो फूल की कलियों से प्राप्त होता है वो होता है लौंग होता है। ठीक है, लौंग हमें
फूलों की कलियों से प्राप्त होता है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट हो गया क्वेश्चन नंबर 6, ये लौंग का पौधा आप देख सकते हैं। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट हो गया क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 12 है सबसे भारी धातु हैवी मेटल कौन सी है। सबसे भारी धातु जो हैवी मेटल है वह कौन सी है। सबसे भारी धातु है जोलियट, लिथियम, ऑस्मियम, ऑस्मियम और सोना। ठीक है, ऑस्मिसियम हो गया और सोना हो गया। ठीक है, तो कौन सी है ये ऑस्मोसियम जो है, ऑस्मोसियम जो है सबसे भारी धातु है। ऑस्मोसियम जो है सबसे भारी धातु है। और जो लिथियम जो है, ठीक है, लिथियम जो है सबसे हल्की धातु है। और प्लेटिनम को अब तक का सबसे कठोर धातु माना गया है। ठीक है, और सोडियम की बात करें तो वो एक मुलायम धातु है। ठीक है, और धीरे जो हीरा होता है वो भी सबसे कठोर कहा गया है। ठीक है, कठोर कहा गया है। इसके बाद नेक्स्ट हो गया क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 की बात करें तो सरीसृप को एक सरीसृप कौन बनाता है। सरीसृप को एक सरीसृप कौन बनाता है। ठीक है, उसका ठंडा खून हो गया, गर्म खून हो गया, अंडा देना हो गया और नन ऑफ दीज। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सरीसृप को एक सरीसृप कौन बनाता है, उसका ठंडा खून हो गया, ठीक है, उसका गर्म खून हो गया, अंडा देना हो गया और नन ऑफ दीज हो गया। तो सरीसृप को सरीसृप कौन बनाता है, अंडा देना बनाता है। ठीक है, सरीसृप को सरीसृप कैसे पहचानेंगे, जो अंडा देगा। ठीक है, अंडा देगा तो सरीसृप को सरीसृप कौन बनाता है, अंडा देना उसकी एक वो होती है। ठीक है, तो सरीसृप त्वचा कठोर होती है इनकी, शुष्क तराजू और ज़्यादातर क्या होता है प्राकृतिक के साथ कवर की जाती है। वे जानवरों को जो ठंडे खून वाले होते हैं वे अपने आप लगातार शरीर में तापमान को बनाए नहीं रखते हैं। ठीक है, उन्हें अपने शरीर को गर्म रखने के लिए धूप में अपने अंडे देने पड़ते हैं। क्या देने पड़ते हैं, धूप में अपने अंडे देने पड़ते हैं शरीर को गर्म बनाए रखने के लिए। ठीक है, तो ये सरीसृप की एक विशेषता है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट हो गया क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 की बात करें तो कौन सा रोग और उसके प्रभावित भाग को सही मेल है। ठीक है, तो कैरीज हो गया शरीर के एपिडर्मल ऊतक। ठीक है, एपिडर्मल टिश्यूज हो गया कैरीज रोग। रिंगवर्म जो रोग होता है मस्तिष्क और रीढ़ की हड्डी। मेनिंजाइटिस दांत और निमोनिया फेफड़े लंग्स। ठीक है, तो कौन सा रोग और उसके प्रभावी भाग का सही मेल है। ठीक है, जो निमोनिया है, निमोनिया कहाँ इन्फेक्शन प्रभावित करता है, वो करता है फेफड़ों में, लंग्स में इन्फेक्शन करता है निमोनिया। ठीक है, वो ये सही है निमोनिया लंग्स में। और जो मेनिंजाइटिस है उसमें क्या होता है दिमागी बुखार आता है। ठीक है, मेनिंजाइटिस दांत का नहीं बुखारी दिमागी बुखार है। इसके बाद नेक्स्ट हो गया क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 है निम्न में से किसे कोशिकाओं के सुसाइड बैग के रूप में जाना जाता है। ठीक है, तो कोशिका का सुसाइड बैग किसे जाना जाता है, राइबोसोम, जो गाल्गी निकोय होता है, और लाइसोसोम हो गया, और न्यूक्लियोली। ठीक है, न्यूक्लियोली हो गया, और राइबोसोम हो गया, ग्लोगी निकोय हो गया, और गोल्जी निकाय, और लाइसोसोम हो गया। ठीक है, राइबोसोम लाइसोसोम वगैरह। तो इनमें से कौन सा कोशिका का सुसाइड बैग होता है, कोशिका का जो सुसाइड बैग होता है वो होता है लाइसोसोम। ठीक है, लाइसोसोम को क्या बोलते हैं, लाइसोसोम को क्या बोलते हैं, कोशिका का सुसाइड बैग बोलते हैं। ठीक है, कोशिका का सुसाइड बैग बोलते हैं। तो किसे बोलते हैं, लाइसोसोम को। लाइसोसोम में बहुत ही शक्तिशाली पाचन एंजाइम होता है। ठीक है, जो डाइजेस्टिव एंजाइम होता है, पाचन एंजाइम, जिसे हम लाइसोसोम में बहुत ही शक्तिशाली पाचन एंजाइम होता है। ठीक है, आप देख रहे होंगे स्क्रीन पे कि लाइसोसोम, ठीक है, ये है। और लाइसोसोम में क्या है, सबसे पहले क्या होता है, भोज्य पदार्थ होते हैं, भोज्य पदार्थ। फिर यहाँ से क्या प्रक्रिया होती है, खाद्य रिक्तिकाओं में जाता है। ठीक है, फोटोसिंथेसिस से होता है ये। ठीक है, फोटोसिंथेसिस से फिर उसके बाद क्या होता है, मेन चीज़ ये भी खाद्य रिक्तिकाएँ हैं ये। ठीक है, उसके अपशिष्ट पदार्थ का निष्कासन यहाँ से होता है, लाइसोसोम यहाँ से करता है। और यहाँ क्या होता है, मेन लाइसोसोम कहलाता है। ठीक है, और ये कूटपाद हैं इसके जो ये निकले हैं बाहर से। ठीक है, तो ये लाइसोसोम क्या होता है,
एक उसका सुसाइड बैग होता है कोशिका का, ठीक है, कोशिका का सुसाइड बैग होता है। इसके बाद नेक्स्ट हो गया क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 की बात करें तो किसके विलयन का पीएच 7 से कम होगा? NaOH, FeCl3, NaCl और नन ऑफ दीज। तो पीएच 7 से कम किसका होगा? 7 से कम पीएच होगा इनमें से FeCl3 का। किसका? FeCl3 का पीएच मान 7 से कम होगा, ठीक है, पीएच इसका 7 से कम होगा। इसके बाद नेक्स्ट हो गया क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 की बात करें तो रतौंधी, सूखापन, पपड़ीदार त्वचा और बालों का झड़ना किसकी कमी के कारण होता है? तो रतौंधी, सूखापन, पपड़ीदार त्वचा और बालों का झड़ना किसकी कमी के कारण होता है? विटामिन के की कमी के कारण, विटामिन ए की कमी के कारण, आयरन की कमी के कारण, नन ऑफ दीज, ठीक है। तो किसके कमी के कारण होता है? रतौंधी और ये चीज़ें, ठीक है। तो बालों का झड़ना, पापड़ी, त्वचा वगैरह निकलना, तो ये होता है विटामिन ए की कमी के कारण रतौंधी नामक रोग होता है। विटामिन ए की कमी के कारण रतौंधी नामक रोग होता है। और बालों का झड़ना हो गया और जो स्किन से वगैरह में पपड़ी जमना हो गया, ठीक है, ये विटामिन ए की जब कमी होती है, विटामिन ए की जब कमी होती है, ठीक है, तब होता है ये चीज़ें। इसके लिए जो इसका निवारण करने के लिए कौन कौन से चीज़ें हैं? चुकंदर हो गया, गाजर, पनीर, मटर, हरी सब्जियां, पीले रंग के फल खाने चाहिए और इसमें विटामिन ए भरपूर मात्रा में पाया जाता है, विटामिन ए, ठीक है। तो ये फल सब्जियां खानी चाहिए। इसके बाद नेक्स्ट हो गया क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 की बात करें तो मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तिल्ली, स्प्लीन हो गया, लार ग्रंथि, सेलिवरी ग्लैंड हो गया और लीवर हो गया, थायराइड ग्रंथि हो गया। तो मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तिल्ली, लार ग्रंथि, लीवर और थायराइड, ठीक है। तो मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है लीवर, ठीक है। कौन सी है? लीवर होती है, ठीक है। लीवर मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। इसके बाद बात करें मनुष्य के शरीर का सबसे छोटी ग्रंथि को पिट्यूटरी ग्रंथि बोलते हैं, पीयूष ग्रंथि, ठीक है। और जिसे क्या बोलते हैं? पीयूष ग्रंथि को ही मास्टर ग्रंथि भी बोलती हैं। पिट्यूटरी, मास्टर ग्रंथि और पीयूष ग्रंथि एक ही चीज़ है, ठीक है। और ये क्या होती है? मनुष्य के शरीर में सबसे छोटी ग्रंथि होती है, ठीक है, छोटी ग्रंथि होती है। इसके बाद नेक्स्ट बात करें क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 की बात करें तो मानव शरीर श्वसन कार्य का केंद्रीय नियंत्रण कहाँ होता है? मानव शरीर में श्वसन जो कार्य का केंद्रीय नियंत्रण कहाँ पे होता है? अनुमस्तिष्क सेरेबलम में, मेडुला अल्बागेंटा में, प्रमस्तिष्क सेरेबलम में, नन ऑफ दीज, ठीक है। तो मानव शरीर श्वसन कार्य का केंद्रीय नियंत्रण किस में होता है? मानव शरीर का जो श्वसन नियंत्रण होता है वह उसका केंद्रीय नियंत्रण कहाँ से होता है? मेडुला अल्बागेंटा में, ठीक है। मेडुला अल्बागेंटा में मानव शरीर के सांस संबंधी जो नियंत्रण होता है, सांस संबंधी जो कंट्रोल होता है, ठीक है, कंट्रोल होता है, वो किस में होता है? मेडुला अल्बागेंटा में, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट हो गया क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 की बात करें तो श्वसन प्रणाली, श्वसन नली, फेफड़े और से बनी, डॉट डॉट से बनी, ठीक है। किससे बनी? श्वसन प्रणाली और श्वास नली, ठीक है। श्वसन प्रणाली, श्वास नली, फेफड़े और डॉट डॉट से बनी होती है, ठीक है, डॉट डॉट से बनी होती है। किससे? लीवर, डायाफ्राम, घेगा, अग्नाशय, ठीक है। तो किससे बना होता है? श्वसन प्रणाली, श्वास नली से बनी होती है। और फेफड़े और किससे बने होते हैं? फेफड़े ये बने होते हैं डायाफ्राम से बने होते हैं। किससे बने होते हैं? डायाफ्राम से बने होते हैं फेफड़े। डायाफ्राम से बात करें, डायाफ्राम से, तो डायाफ्राम की बात करें तो मांसपेशी की एक पतली सी झिल्ली होती है ये, ठीक है। डायाफ्राम क्या होता है? डायाफ्राम क्या होता है? मांसपेशियों की एक झिल्ली बनी होती है, ठीक है। यहाँ पे है डायाफ्राम, ठीक है, ये मांसपेशियों की एक झिल्ली होती है ये, ठीक है। और लंग्स की बात करें, आपका लंग्स ये हो गया, ठीक है। और यहाँ ये चीज़ें हैं, ठीक है। तो मेन चीज़ क्या है? डायाफ्राम कौन सा है, ठीक है। डायाफ्राम की बात करें तो डायाफ्राम जो ये झिल्ली है, ठीक है, ये झिल्ली जो मांसपेशियों की एक पतली सी झिल्ली है,
ठीक है, और जो श्वास तंत्र के अंगों को पाचन तंत्र के अंगों से क्या करती है, अलग करती है। ठीक है, श्वास तंत्र के ये यहाँ पे है। ठीक है, तो ये श्वास तंत्र यहाँ का श्वसन तंत्र हो गया, और नीचे हो गया हमारा पाचन तंत्र। तो पाचन तंत्र और जो डायाफ्राम क्या होता है, डायाफ्राम की झिल्ली, तो वो क्या करती है, तो पाचन तंत्र और श्वास तंत्र को अलग करती है यहाँ से। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट हो गया क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 की बात करें तो शून्य समूह में रखे गए तत्व किस नाम से जाने जाते हैं। शून्य समूह में रखे गए तत्व किस नाम से जाने जाते हैं। क्षार धातुएं, हैलोजन, निष्क्रिय धातुएं, नन ऑफ दीज। ठीक है, तो शून्य समूह में रखे गए तत्व किस नाम से जाने जाते हैं। क्षार धातुएं, हैलोजन, निष्क्रिय तत्व, नन ऑफ दीज। किस नाम से जाने जाते हैं, ये जाने जाते हैं निष्क्रिय तत्व जो होते हैं, निष्क्रिय तत्व वो हमारे क्षार धातु में रखे गए तत्व कहलाते हैं। ठीक है, ठीक है, नहीं, शून्य समूह में रखे गए तत्व कहलाते हैं। ठीक है, शून्य समूह में रखे गए तत्व कहलाते हैं जो हमारे निष्क्रिय तत्व होते हैं। ठीक है, इसके बाद बात करें तो आवर्त सारणी के वर्ग सत्र में कुल स्थित कुल 5 तत्व फ्लोरीन हो गया, फ्लोरीन F हो गया, क्लोरीन Cl, ब्रोमीन Br, आयोडीन I हो गया, और एस्टेटिन AS को सामान्यतः क्या बोलते हैं, हेलोजन तत्व बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इनको हेलोजन तत्व बनते हैं, वर्ग 17 में रखे गए हैं ये। इसके बाद नेक्स्ट हो गया क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22, वह कौन सा अंग है जो पूरे मानव शरीर में रक्त पंप करता है। वह कौन सा अंग है जो पूरे मानव शरीर में रक्त पंप करता है। रक्त वाहिकाओं और केशिकाओं में, दिल यानी कि हार्ट में, गुर्दे यानी किडनी में, फेफड़े लंग्स में। वह कौन सा अंग है जो पूरे मानव शरीर में पंप रक्त करता है। कौन से हैं, मानव शरीर में कौन सा अंग जो पूरे शरीर में रक्त पंप कौन सा अंग करता है, यह है दिल, जो है हार्ट है। हार्ट क्या करता है, मानव शरीर में रक्त को पंप करता है, और जो हार्ट का वेट होता है वो होता है 300 ग्राम। ठीक है, कितना होता है, 300 ग्राम होता है हार्ट का वेट, और ये क्या करता है, रक्त को मानव शरीर में, पूरे शरीर में पंप करता है। ठीक है, पंप करता है, ये है हार्ट। ठीक है, इसके बाद इसके अंदर की बात करें तो रेट्रिम है। ठीक है, और ये लंग्स हो गए हमारे। ठीक है, तो ये क्या करता है, पूरे शरीर में जैसे वो करता है, रक्त को पंप करता है। ठीक है, इसके बाद आपको सीरियल दिए गए हैं, नंबर 1 यहाँ से, ठीक है, यहाँ से करेगा, फिर 2 हो गया यहाँ पे, तीसरा चरण इनमें जाता है ब्लड, फिर 5वें में यहाँ से पूरा ट्रांसफ़र होगा, यहाँ से धमनियों में सहज जगह। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट हो गया क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 की बात करें तो विल्स रोग के कौन सा अंग प्रभावित होता है। विल्स रोग से कौन सा अंग प्रभावित होता है, लीवर, फेफड़ा, हृदय और किडनी। कौन सा रोग होता है विल्स रोग से, विल्स रोग से कौन सा अंग प्रभावित होता है, तो ये होता है किडनी प्रभावित होती है। ठीक है, किडनी प्रभावित होती है विल्स रोग से। ठीक है, विल्स रोग से किडनी प्रभावित होती है। इसके बाद नेक्स्ट हो गया क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 की बात करें तो गन्ने के पौधे के अग्रभाग को यदि काट कर हटा दिया जाए तो भी यह पौधा लंबाई में बढ़ता रहता है। ऐसा किस कारण होता है। ठीक है, तो गन्ने का जो पौधा होता है उसे हम अगर बीच के भाग से काट देंगे, आगे के भाग से ऊपर से काट देंगे, तो वो क्या होता है, गन्ने की जो होती है वो रॉड बढ़ती रहती है, गन्ना बढ़ता रहता है, तो उसकी लंबाई में बढ़ती रहती है। तो ऐसा किसके कारण होता है, एधा कैम्बियम के कारण, शीर्षस्थ विभाज्योतक के कारण, पार्श्वीय विभाज्योतक के कारण, अंतर्वेशी विभाज्योतक के कारण। ठीक है, ऐसा किसके कारण होता है, ऐसा किसके कारण होता है, अंतर्वेशी विभाज्योतक के कारण होता है। अगर हम गन्ने का शीर्षस्थ भाग को हम काट भी दें तो वो क्या होगा, हम यहाँ से काट भी दें, ठीक है, तो यहाँ काट भी दें तो वो बढ़ता रहता है। ऐसा किसके कारण होता है, ऐसा होता है अंतर्वेशी विभाज्योतक के कारण होता है। ठीक है, विभाज्योतक ऊतक जो होता है, ऊतक की कोशिकाएं समान व्यास यानी कि समान डायामीटर वाली होती हैं। ठीक है, जिनका आकार आयताकार यानी कि रेक्टेंगुलर या बहुभुजी पॉलीगन के समान होता है।
ठीक है। जो विभाज्योतक ऊतक होता है उसकी कोशिकाएं क्या होती हैं, समान होती हैं, उनका डायामीटर समान होता है और इनका आकार क्या होता है, आयताकार या रेक्टेंगुलर या पॉलीगन वाला पॉलीगोनल होता है, ठीक है, बहुभुजी होता है। तो इसके बाद नेक्स्ट हो गया क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 की बात करें तो अल्फा किरणों के कितने चार्ज हैं, अल्फा किरणों के कितने चार्ज हैं, यूनिट नकारात्मक चार्ज, यूनिट पॉजिटिव चार्ज, 2 यूनिट पॉजिटिव चार्ज, इनमें से कोई नहीं। तो अल्फा किरणों में कितने चार्ज हैं, अल्फा किरणों में कितने चार्ज हैं, 2 यूनिट चार्ज होते हैं, इनमें 2 यूनिट चार्ज होते हैं अल्फा किरणों में, ठीक है। अल्फा किरणों में कितने यूनिट चार्ज हैं, अल्फा किरणों में 2 यूनिट चार्ज हैं, ठीक है, 2 यूनिट चार्ज हैं। ये किरणें चुंबकीय क्षेत्र तथा विद्युत क्षेत्र के द्वारा विक्षेपित हो जाती हैं। ये क्या होती हैं, चुंबकीय क्षेत्र और विद्युत क्षेत्र से विक्षेपित हो जाती हैं और इन किरणों का भेदन क्षमता बहुत कम होती है। तो कितने चार्ज हो गए, 2 चार्ज हो गए, 2 यूनिट पॉजिटिव चार्ज हैं, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट हो गया क्वेश्चन ऑफ द डे, जिसका आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर आंसर दें, ठीक है। बात करें तो आज के डे की क्वेश्चन की, कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है, ठीक है, कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है, मीथेन CH4 हो गया, और नाइट्रोजन कार्बन डाइऑक्साइड CO2, क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFC, ठीक है। तो कौन सी नहीं है, कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है, मीथेन CH4, नाइट्रोजन कार्बन डाइऑक्साइड CO2, क्लोरोफॉर्म CFC कार्बन, ठीक है, CFC हो गया क्लोरोफ्लोरोकार्बन। तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और वीडियो लेक्चर कैसा लगा लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दें, ज़्यादा शेयर करें अपने फ्रेंड के साथ और ज़्यादा लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दें। धन्यवाद। जय हिंद, जय उत्तराखंड।